नमस्कार विद्यार्थियों, ये अपना सेकंड यूनिट का लास्ट चैप्टर है एंजाइम के नाम से, अध्याय 9। एंजाइम किसे कहते हैं? परिभाषा बताई गई एंजाइम की कि जो प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ, एंजाइम है वो मुख्य रूप से प्रोटीन के बने होते हैं और ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं जिसका काम क्या है, सजीव कोशिकाओं में जैव उत्प्रेरक का काम करते हैं। उत्प्रेरक क्या है? अभिक्रियाओं को प्रभावित करने वाले, सामान्यतः अभिक्रियाओं के दर को, वेग को बढ़ा देते हैं। तो प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो सजीव कोशिकाओं में जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? एंजाइम कहलाते हैं। अब जो एंजाइम जो शब्द है वो एक ग्रीक शब्द है जो दो शब्दों से बना है। EN का मतलब इन और जाइम का अर्थ है यीस्ट। तो ये इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। फिर इसके इतिहास की हम बात करें, एंजाइम के संबंध में किन किन वैज्ञानिकों ने क्या क्या बातें बताई। तो सबसे पहले जो एंजाइम खोजा गया वो था जाइमेज। सर्वप्रथम खोजा गया एंजाइम कौन सा था? जाइमेज। और बुकनर नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसको खोजा था, किसमें? यीस्ट कोशिकाओं में खोजा। फिर अगले वैज्ञानिक है विली कोहने। इन्होंने एंजाइम शब्द का प्रयोग यीस्ट विलयन के किण्वन के लिए किया। विली कोहने ने एंजाइम शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? यीस्ट विलयन के किण्वन के लिए। नेक्स्ट वैज्ञानिक है जेबी सुमनर। इन्होंने यूरिएज एंजाइम का शुद्ध क्रिस्टलीय रूप प्राप्त किया। जो सर्वप्रथम खोजा गया जाइमेज, उसका शुद्ध क्रिस्टलीय रूप नहीं था, तो सबसे पहले शुद्ध क्रिस्टलीय रूप किसने? जेबी सुमनर ने किस एंजाइम का? यूरिएज एंजाइम का प्राप्त किया शुद्ध क्रिस्टलीय रूप। तो नेक्स्ट वैज्ञानिक है बर्जिलियस ने एंजाइम को क्या कहा? जैव उत्प्रेरक। और उत्प्रेरक जो क्या पढ़ते हैं रसायन विज्ञान में, अभिक्रियाओं के वेग को प्रभावित करने वाले। तो ये जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को करते हैं, इस कारण से इनको क्या बोलते हैं? जैव उत्प्रेरक। सुमनर व नॉर्थरोप दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन का बना होता है इस बात को बताया था। और उनके साथ में स्टेनले ने भी योगदान दिया कुछ। तो ये तीन वैज्ञानिक थे, सुमनर, नॉर्थरोप व स्टेनले। इन्हें 1947 में इस कार्य के लिए, कौन से कार्य के लिए? एंजाइम रासायनिक रूप से क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। इस बात को बताने के लिए इनको क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। फिर नेक्स्ट अगले वैज्ञानिक टी-सैक व ऑल्टमैन। इन्होंने अप्रोटीन एंजाइम, सामान्यतः हम क्या बता रहे हैं कि जो एंजाइम है प्रोटीन के बने होते हैं, पर एक अप्रोटीन एंजाइम खोजा गया जिसका नाम था राइबोजाइम। ये किसने बताया? टी-सैक व ऑल्टमैन ने। तो ये विशेष हो जाता है क्योंकि अपवाद है, तो इसको विशेष रूप से ध्यान रखें आप, राइबोजाइम। ये भी एक महत्वपूर्ण लाइन है, छोटी सी लाइन है लेकिन महत्वपूर्ण लाइन है। कैसे? कि जो सभी एंजाइम है वो प्रोटीन है। कि भाई ये बात हम बता रहे हैं कि जो एंजाइम है किससे बने? प्रोटीन से बने। सभी एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। परंतु ये जरूरी नहीं कि जो सभी एंजाइम सभी जो प्रोटीन है वो भी क्या होंगे? एंजाइम। सभी एंजाइम तो क्या है? प्रोटीन है, पर यह जरूरी नहीं कि सभी जो प्रोटीन है वो एंजाइम है। तो ये बात भी आप ध्यान रखें। फिर हम बात करें एंजाइम्स हैं उनके प्रकारों की, तो दो प्रकार बताए गए हैं। एक सरल एंजाइम जो सिर्फ किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। जो पेप्सिन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन ये सब प्रोटीन के बने, तो ये सरल एंजाइम कहलाते हैं। दूसरा है युग्मित या संयुग्मित एंजाइम। तो संयुग्मित जो एंजाइम है वो प्रोटीन के अलावा उसमें नॉन प्रोटीन जो भाग है वो भी पाया जाता है। तो उसके उदाहरण DNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज। तो ये हो गए प्रोटीन, नॉन प्रोटीन के आधार पर इसके प्रकार। फिर हम बात करें एंजाइम की संरचना के बारे में। अधिकांश जो एंजाइम है उनमें मुख्य घटक क्या है? प्रोटीन है। और उस प्रोटीन के साथ में
अन्य अप्रोटीन पदार्थ भी पाया जा सकता है। तो एक विशेष परिभाषा है, विशेष शब्द है होलो एंजाइम। तो होलो एंजाइम किसे कहेंगे कि एंजाइम हैं उनमें मुख्य घटक प्रोटीन हो और उस प्रोटीन घटक के साथ में अन्य अप्रोटीन पदार्थ भी उपस्थित हो। तो इस प्रकार का जो एंजाइम है उस एंजाइम को हम क्या कहेंगे, होलो एंजाइम। उसका यहाँ पर हमने चित्र दर्शाया है किसका, होलो एंजाइम का, कि भाई होलो एंजाइम है उसमें दो भाग हैं। एक तो है एपो एंजाइम। एपो एंजाइम है वो कौन सा भाग है, प्रोटीन वाला भाग है। एपो एंजाइम कौन सा भाग है, प्रोटीन वाला भाग है। और दूसरा भाग है कौन सा, अप्रोटीन भाग, जिसको कोफैक्टर या सहकारक, अप्रोटीन वाला भाग उसको क्या कहेंगे, कोफैक्टर या सहकारक। अब जो सहकारक है ये दो भाग हो गए। देखिए एक बार पुनः देख ले, होलो एंजाइम किसको कहा, सामान्यतः जो एंजाइम है वो प्रोटीन से बने, परंतु एंजाइम में प्रोटीन के साथ में अप्रोटीन भाग भी हो तो ऐसे एंजाइम क्या कहलाएंगे, होलो एंजाइम। होलो एंजाइम के कितने भाग बता रहे हैं हम, दो भाग। प्रोटीन वाला भाग है वो क्या कहलाता है, एपो एंजाइम, और अप्रोटीन भाग है वो क्या कहलाता है, सहकारक। ठीक है। तो जो सहकारक है, अप्रोटीन भाग है, उसको तीन प्रकार में डिवाइड किया गया है। सहकारक है उसको कितने प्रकार में डिवाइड किया गया है, तीन प्रकार में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रोस्थेटिक समूह है। अब देखिए इसमें तीन जो प्रकार बनाए गए हैं वो कार्बनिक अकार्बनिक प्रकृति के आधार पर बनाए गए हैं। तो प्रोस्थेटिक समूह की परिभाषा क्या होगी, भाई अप्रोटीन भाग तो है, ये तो हम प्रकार पढ़ ही रहे हैं। तो ऐसा अप्रोटीन भाग जो किस प्रकृति का हो, कार्बनिक प्रकृति का हो। और दूसरी विशेषता क्या हो इसकी, जो एपो एंजाइम से, एपो एंजाइम क्या था, प्रोटीन वाला भाग, उससे दृढ़ता से बंधा रहता है, तो उस भाग को क्या कहेंगे, प्रोस्थेटिक। देखिए हम किसके प्रकार पढ़ रहे हैं, अप्रोटीन भाग के सहकारक को फैक्टर के प्रकार। तो पहला तो हो गया जब कार्बनिक प्रकृति का हो, कौन, अप्रोटीन भाग, और किससे दृढ़ता से जुड़ा हो, एपो एंजाइम से दृढ़ता से जुड़ा हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोस्थेटिक समूह है, जिसके उदाहरण है साइटोक्रोम और फ्लेवोप्रोटीन। दूसरा प्रकार इसका सह एंजाइम, जिसको सामान्यतः को एंजाइम, ये शब्द ज़्यादा काम में आता है, को एंजाइम। तो जो सह एंजाइम है उसकी परिभाषा क्या होगी, ये भी कार्बनिक प्रकृति के कौन है, अप्रोटीन भाग है, कार्बनिक प्रकृति के अप्रोटीन भाग है, जो एपो एंजाइम से कैसे जुड़े रहते हैं, ढीले रूप से बंधित रहते हैं। पहले वाले थे वो क्या थे, दृढ़ रूप से। देखो पुनः देखो, प्रोस्थेटिक समूह है, एपो एंजाइम से कैसे जुड़े थे, दृढ़ता से। और जो सह एंजाइम है वो एपो एंजाइम से कैसे जुड़े हैं, ढीले रूप से जुड़े हुए हैं, जिसके ये उदाहरण है NAD, FAD और को एंजाइम A। तो ये विशेष उदाहरण है को एंजाइम A। फिर नेक्स्ट तीसरा प्रकार वो है सक्रियक। किसके प्रकार पढ़ रहे हैं हम, अप्रोटीन भाग, जिसको कोफैक्टर सहकारक हम बोल रहे हैं। तीसरा इसका प्रकार है सक्रियक। सक्रियक का अर्थ क्या है या कौन सा प्रकार है ये, पहले वाले दोनों प्रकार थे वो किस प्रकृति के थे, कार्बनिक प्रकृति के थे। ठीक है। अब ये जो है ये है अप्रोटीन भाग, पहले वाला भी अप्रोटीन भाग था, दूसरे वाला भी अप्रोटीन भाग है, तीसरे वाला भी अप्रोटीन भाग है, पर उनके अलग अलग नाम और परिभाषाएं हैं। सक्रिय किसे कहेंगे, जब अप्रोटीन भाग है वो किस प्रकृति का है, अकार्बनिक प्रकृति का है, और कोई धातु आयन इसका उदाहरण हो सकता है। तो सक्रिय का अर्थ ये हुआ कि ऐसा अप्रोटीन भाग जो किस प्रकृति का हो, अकार्बनिक प्रकृति का हो। तो इसके उदाहरण जैसे आयरन है, सक्रियक का उदाहरण हो गया। एक विशेष नोट बताया हमने, नोट क्या है,
एंजाइम के प्रोटीन वाला भाग, प्रोटीन वाला भाग है उसको क्या नाम दिया था, एपो एंजाइम। तो जो प्रोटीन वाला भाग है एपो एंजाइम है, उसमें एक या एक से अधिक विशेष क्षेत्र हैं और उस विशेष क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, सक्रिय स्थल। यहाँ पर ही क्रियाधार आकर के जुड़ेगा और जो आगे हम बात करेंगे एंजाइम की क्रियाविधि की, तो उनको क्या कहेंगे, सक्रिय स्थल। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये तो बात हो गई एंजाइम की परिभाषा, इतिहास, उसके प्रकार, प्रोटीन वाला भाग, अप्रोटीन वाला भाग। नेक्स्ट टॉपिक आता है एंजाइमों के विशिष्ट गुण। एंजाइमों में कौन कौन से विशिष्ट गुण पाए जाते हैं, तो वो हैं सबसे पहला गुण प्रोटीन प्रकृति। ये पहले बताया हमने, एंजाइम सामान्यतः प्रोटीन के ही बने होते हैं। तो ये सभी जो एंजाइम हैं रासायनिक रूप से क्या हैं, प्रोटीन हैं, और कभी कभी प्रोटीन अप्रोटीन के भी बने होते हैं। जो पीछे हमने ग्रुप पढ़ा, 3 परिभाषाएं पढ़ी, तो उनमें प्रोटीन और अप्रोटीन दोनों जुड़े हुए थे। तो मुख्य बात हम किसकी कर रहे हैं कि सभी एंजाइम रासायनिक रूप से क्या हैं, प्रोटीन है, परंतु एक एंजाइम है जो प्रोटीन नहीं है। कौन सा, राइबोजाइम। तो यह अपवाद आप विशेष रूप से ध्यान में रखें। सभी एंजाइम रासायनिक रूप से क्या हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, परंतु राइबोजाइम है वो इसका अपवाद है, मतलब ये प्रोटीन से नहीं बना है। नेक्स्ट दूसरा गुण कोलाइडी प्रकृति। कोलाइडी प्रकृति का अर्थ इनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो अधिक है। क्यों, क्योंकि इनका जो आकार है वो 10 की पावर -9 मीटर से 10 की पावर -7 मीटर है, ये इनका आकार है, जिससे क्या होता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक हो जाता है, और जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा तो सक्रिय स्थल उसमें अधिक होगा। सक्रिय स्थल अधिक होगा तो उसकी मात्रात्मक दक्षता भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। कहने का अर्थ है जो उत्प्रेरक है बहुत सूक्ष्म मात्रा में ही अपना कार्य कर लेते हैं। तीसरी विशेषता है एंजाइमों का गुण है तीसरा, विशिष्टता। ऐसा नहीं कि कोई भी एंजाइम किसी भी क्रिया को प्रभावित करेगा, प्रत्येक एंजाइम के लिए अलग अलग क्रिया हैं और वो उन्हीं पर क्रिया करते हैं। तो ये गुण क्या कहलाता है, विशिष्टता कहलाता है। तो ये विशिष्टता 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, निरपेक्ष विशिष्टता। निरपेक्ष का अर्थ क्या है कि इस प्रकार की जो विशिष्टता है वो दर्शाने वाले, इस प्रकार की जो विशिष्टता दर्शाते हैं वो एंजाइम क्या करते हैं, केवल एक ही प्रकार की अभिक्रिया है उसको ही उत्प्रेरित करते हैं। उदाहरण से आप समझ जाएंगे, जैसे एक एंजाइम है कौन, यूरिएज। तो ये यूरिएज जो एंजाइम है वो केवल किसका जल अपघटन करता है, यूरिया का, बाकी का नहीं करता है। तो ये क्या हो गया, विशिष्ट एंजाइम विशिष्ट प्रकार की अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित करता है। तो ये कौन सी विशिष्टता हुई, निरपेक्ष विशिष्टता। दूसरी है समूह विशिष्टता। तो कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं कि वो एक समूह विशेष को उत्प्रेरित करते हैं। इस प्रकार की जो विशिष्टता दर्शाते हैं वो एंजाइम क्या करते हैं, किसी एक विशेष क्रियाकारक नहीं, क्रियाकारक के समूह विशेष को उत्प्रेरित करते हैं। जैसे उदाहरण से और अच्छे समझ में आएगा, हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, एक एंजाइम है हेक्सोकाइनेज। ये क्या करेगा, 6 कार्बन वाली जो शर्करा है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, 6 कार्बन वाली जो शर्करा है उन पर क्रिया करता है। तो देखिए पहले वाले में तो क्या था, किसी विशेष एक पर्टिकुलर पर कार्य कर रहा है। अब यहाँ पर पर्टिकुलर नहीं है, यहाँ पर समूह हो गया, जैसे 6 कार्बन वाली शर्करा, उसके कई उदाहरण हो सकते हैं। तो ये हो गया समूह विशिष्टता। तीसरा जो टाइप है वो है बंध विशिष्टता। बंध विशिष्टता का अर्थ क्या है कि कुछ जो एंजाइम हैं वो एक विशेष प्रकार के जो रासायनिक बंध हैं उनको पहचानते हैं और उन पर क्रिया करते हैं। कैसे, जैसे एक उदाहरण लें हम, राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम। राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम है वो क्या करता है, पिरिडिन क्षारक, जो क्षारक होते हैं प्यूरिन पिरिमिडिन,
तो वो राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या करता है, पिरिमिडीन जो क्षारक है उसके केवल तीसरा सिरा, ये सिरे पढ़े हमने, तीसरा और पांचवा दो सिरे होते हैं, तो वो पिरिमिडीन क्षारक है उसके केवल तीसरे सिरे पर क्रिया करता है। तीसरे सिरे पर एक बंध है फास्फोडाइएस्टर बंध, तो उसी का केवल जल अपघटन करता है। अब सिरा तो पांचवा भी है, वहाँ पर भी फास्फोडाइएस्टर बंध है, पर उसका जल अपघटन नहीं करता। तो ये क्या हो गया, बंध विशिष्टता दर्शाने वाले एंजाइम। चौथी विशिष्टता है त्रिविम विशिष्टता। तो इस प्रकार की जो विशिष्टता दर्शाएंगे वो एंजाइम क्या करते हैं, वो त्रिविम समावयव के एक ही रूप पर क्रियाशील हैं। भाई हैं तो वो दोनों समान समावयी हैं, पर वो केवल क्या करेगा एंजाइम, केवल एक रूप पर क्रिया करेगा, दूसरे रूप पर क्रिया नहीं करेगा। तो ये कहलाएगी त्रिविम विशिष्टता। इसको भी एक उदाहरण से समझें। जैसे एमिनो अम्ल है, ऑक्सीडेज एंजाइम, एमिनो अम्ल ऑक्सीडेज एंजाइम, ये पूरा एक ही नाम है, एमिनो अम्ल ऑक्सीडेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, एल एमिनो अम्ल, ये दो समावयी हैं एल और डी, तो ये केवल एल एमिनो अम्ल है, उनकी अभिक्रियाओं को तो उत्प्रेरित करता है, ठीक है। और जो इसका दूसरा समावयवी है कौन सा, डी एमिनो अम्ल, उसकी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं करता है। तो ये क्या हो गया कि भाई त्रिविम समावयी है, उसके एक रूप को तो करे और दूसरे रूप को नहीं करे। नेक्स्ट जो विशेषता है वो वृत्त आकार। देखिए हम वापस से एक बार पुनः पीछे चलते हैं। यहाँ से शुरू किया था हमने एंजाइमों के विशिष्ट गुण। तो पहला गुण कौन सा हो गया कि इनकी प्रोटीन प्रकृति होती है, दूसरा गुण कोलाइडी प्रकृति, तीसरा गुण विशिष्टता। तो विशिष्टता को ही 4 प्रकारों में हमने बांटा, ठीक है। तो ये तीसरा गुण था विशिष्टता। तो तीसरे गुण के बाद में कौन सा गुण आएगा, चौथा। तो यहाँ पर हम आ गए चौथे गुण पर कि जो एंजाइम हैं उनकी विशेषता हम बता रहे हैं, विशेषताएं या गुण बता रहे हैं। तो एंजाइम के गुण है वृत्त आकार, पीछे भी हमने बढ़ाया कोलाइडी जो प्रकृति है, तो इनका आकार बड़ा होता है और बड़ा आकार होने के कारण ये सूक्ष्म जो मात्रा है उसमें भी बहुत सारे क्रियाधार हैं जो इस आकर के जुड़ेंगे, उनको अभिक्रिया के लिए सतह प्रदान कर सकते हैं। तो ये भी इसकी विशेषता है वृत्त आकार। और जो अगला गुण है वो है कि जो एंजाइम है वो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं, दोनों प्रकार के क्रियाधार है। दोबारा से देखें, एंजाइम है वो क्या है, अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के क्रियाधार, दोनों प्रकार के क्रियाधार हैं, उनसे क्रिया करने की क्षमता रखते हैं। अब इसका कारण क्या है, क्योंकि हमने बताया कि जो एंजाइम है वो किसके बने हैं, प्रोटीन के बने हैं। और प्रोटीन कैसी है, उभयधर्मी प्रकृति की है, मतलब उभयधर्मी दोनों अम्लीय क्षारीय, तो उभयधर्मी प्रकृति की है। तो इस कारण से किसी भी प्रकृति का क्रियाधार है वो क्रिया करने की क्षमता रखता है एंजाइम के साथ में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।